नमस्कार दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानियां पसंद आएंगी। 7 साल पहले मैंने अपना गृहनगर छोड़ दिया और एक ऐसे प्रांत में चला गया जहां कई साल पहले एक धार्मिक युद्ध हुआ था। जिस घर में मैं रहने गई वह बहुत बड़ा है, मेरे बड़े परिवार के रहने लायक आकार का। वैसे मेरी मां, मेरा एक भाई और मैं खुद को डायन मानते हैं। सबसे पहले हमें कुछ अजीब अस्पष्ट चीजें मिलीं। सीढ़ियों के नीचे एक प्रकार का कालकोठरी है, छोटा कमरा जो बाहर से बंद होता है। एक खिड़की के बाहर एक भागने का कमरा है और पिछवाड़े में एक कमरे पर बहुत बड़े कसाई जैसे हुक हैं। जब तक भूत प्रेत शुरू नहीं हुए तब तक हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह सब मेरी बिल्ली के मरने के बाद शुरू हुआ। अंधविश्वासी पड़ोसियों ने उसे जहर दे दिया क्योंकि वह काली थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे ही कमरे में मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैंने कुछ और गोपनीयता पाने की कोशिश करने के लिए ब्लाइंड्स भी लगाए, लेकिन यह बंद नहीं हुआ और वास्तव में खराब हो गया। जब भी रोशनी बंद होती थी, कोनों में आकृतियां दिखाई देती थीं और मुझे अपने लकड़ी के फर्नीचर पर कीलों के थपथपाने जैसी आवाज सुनाई देती रहती थी। फिर दरवाजा बिना किसी स्पष्ट कारण के खुलने और बंद होने लगा। बाथरूम में तो हालात और भी खराब थे। जब भी मैं स्नान करता था, मैं शॉवर के दरवाजे से एक आदमी की छाया को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देख सकता था। जब भी मैं शॉवर के दूसरी तरफ होता तो मुझ पर चीजें फेंकी जाती, शैम्पू की बोतलें, साबुन की टिकियां, तौलिए आदि। शाम 4-5 बजे एक महिला की छवि लिविंग रूम में घूम रही थी। साथ ही मेरी मां ने अपने रूप रंग को लेकर अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमें बाद में पता चला कि उनके बाथरूम का दर्पण अतिरिक्त रूप से शापित था। मेरे भाई के कमरे, मूल रूप से सर्विस क्वार्टर, में नौकरानी के वेश में एक महिला दिखाई दी। मेरा भाई उसे आईने से देख सकता था और वह उसे हर दिन बहुत जल्दी जगा देती थी। हमने घर को साफ किया और उनमें से कुछ भूत गायब हो गए, लेकिन सभी नहीं। फिर मेरा भाई अपने सम्मन युग में आ गया और घर को फिर से भूतिया बना दिया। साइड नोट, मैं हमेशा से एक भूत चुंबक रहा हूं। तो अब सीढ़ियों पर एक आदमी है। न केवल हमें वहां ठंड लगती है, बल्कि ठीक ऊपर एक रिसाव है और पानी उसके स्थान के आसपास गिरता है, जैसे कि वहां कोई था। हमने भी उन्हें अलग अलग नजरिए से देखा है। नीचे भी एक भूत भाग रहा है। हमने उसे देखा तो नहीं, लेकिन सुना है। मेरे भाइयों ने भी खिड़की पर खड़े एक काले आदमी के भूत को देखा। हम एक ट्रेन के पास रहते हैं जो आमतौर पर लैटिन अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को ले जाती है। कई बार हमने घर के आसपास भी आवाजें सुनी हैं। फिर मेरे पिताजी एक पुराना चमड़े का सोफा घर ले आए। हमारे कुत्ते उस पर भौंकेंगे और मेरी बिल्लियां फुफकारेंगी। उसने इसे टीवी के ठीक सामने रख दिया। तभी हमें सोफे पर बैठे एक आदमी की छवि दिखाई देने लगी और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है जैसे वास्तव में वहां कोई था। मैंने उसे अपने दादाजी के साथ भी भ्रमित किया है। मेरे प्रेमी ने दालान में कम से कम 2 भूत देखे हैं। घर आमतौर पर भारी लगता है और यहां रहना वास्तव में थका देने वाला है। पानी, गैस और बिजली का रिसाव हो रहा है। रसोई में 2 तरह की विपत्तियां हैं और दीवारें लीक हो रही हैं और अलमारियां सड़ रही हैं। चाहे हम कुछ भी करें, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह टूट रहा है। मैं आखिरकार बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैंने भूतों को अलविदा कहने के लिए जाने से पहले एक शयन करने पर विचार किया है। दूसरी कहानी, लगभग 2 साल पहले मैं देर रात एक परिवार के पुनर्मिलन से घर जा रहा था और ड्राइव लगभग 2 घंटे की थी। मैं रात को नहीं रुका क्योंकि मुझे अगले दिन काम पर वापस आना था। अधिकांश ड्राइव सड़कों पर थी जिसके दोनों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे। असली खौफनाक पेड़ जिन्हें आप फिल्मों में बहुत देखते हैं। वैसे भी मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग 45 मिनट हो गए थे और मैं सचमुच थकने लगा था। क्या आप जानते हैं कि कैसे कभी कभी आप अचानक कहीं से भी थक जाते हैं? अच्छा हां, मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे पता था कि मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे लगे कि मैं पार्क कर सकता हूं और सुरक्षित रूप से सो सकता हूं। वैसे भी जब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मुझे रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही है और मेरी थकान दूर नहीं हो रही है, तो मैंने कुछ बहुत ही संदिग्ध किया। मैं सड़क के किनारे घास पर कुछ झाड़ियों के पीछे अपनी कार को किसी और से छिपाने की कोशिश करने लगा जो आगे आने वाला था। सड़कें खाली नहीं थीं। मुझे हर कुछ मिनटों में एक और कार मिल जाती थी। मैंने मन ही मन नोट कर लिया कि समय 11:22 हो गया है और फिर सो गया। कुछ देर बाद खरोंचने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी देखी, 11:50 बज रहे थे। कुछ सेकंड के बाद आवाज बंद हो गई और क्योंकि मैं अभी भी बहुत थका हुआ था, मैंने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई और बस वापस सो गया। बाद में उसी आवाज से मेरी नींद खुल गई और अब 12:40 बज रहे थे।
इस बार तो मैं सचमुच घबरा गया क्योंकि आवाज बंद नहीं हुई। मेरे दिमाग में यह विचार आया कि यह सिर्फ एक जानवर था जो कार का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन पिछली बार जाने के लगभग 1 घंटे बाद यह वापस क्यों आएगा? मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और बस जंगल में भागती हुई किसी चीज की एक झलक पाने में कामयाब रहा। अब उस समय मैंने सोचा कि यह बहुत बड़ा हुक किलर था। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने उस जोड़े की कार को खरोंच दिया था और फिर जब वह जांच करने के लिए बाहर निकला तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी? भाड़ में जाओ, मैंने मन में सोचा, इसलिए मैं वहां से निकल गया। सड़क पर 100 गज से अधिक कोई मोड़ नहीं था और जैसे ही मैं उसके आसपास पहुंचा, वहां सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैं यह देखने के लिए गाड़ी धीमी कर दी कि क्या वहां कोई है। वहां नहीं था। फिर मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। मैंने कुछ भी नहीं देखा और अचानक यह आदमी कोने में तेजी से दौड़ता हुआ आता है। वह मुझ पर चिल्लाने लगता है, अरे अरे तुम अपनी कार से बाहर निकलो अभी। मैंने वहां से निकलना बंद कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी 2 कहानियां। अब तीसरी कहानी में ब्रैनसन एमओ के पास इस फैंसी गेटेड समुदाय में इस ठेकेदार रियाल्टार को एक हॉट टब वितरित कर रहा था। जब मैं पहुंचा तो निर्माण श्रमिक मुझे यह बताने के प्रभारी थे कि चीज कहां जानी चाहिए। ये 4थी मंजिल की बालकनी पर चल रहा था, लेकिन जिस तरह से घर बना था उसकी वजह से 4थी मंजिल ग्राउंड फ्लोर थी। अन्य 3 मंजिलें एक पहाड़ी के किनारे थीं, लेकिन ड्राइव का रास्ता पहली 4थी मंजिल के प्रवेश द्वार के बराबर था, यदि इसका कोई मतलब हो। तो बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बालकनी पर हॉट टब लाने के लिए मुझे एक रैंप बनाना था। इसे ड्राइव से नीचे यार्ड में, रैंप से ऊपर लिविंग रूम के दरवाजे से होते हुए पोर्च तक ले जाना था। लिविंग रूम पीछे आंगन के दरवाजे डेक पर। समस्या यह थी कि डेक अधूरा था। डेकिंग का एक बड़ा हिस्सा गायब था। उन्होंने वस्तुतः केवल पर्याप्त डेकिंग लगाई थी ताकि मैं आंगन के दरवाजों से डेक के दूर कोने तक जा सकूं जहां हॉट टब होगा। वहां कोई रेलिंग नहीं थी। हॉट टब का वजन 900 पाउंड था और अगर मैं गिर गया तो यह 4 मंजिला गिरावट थी। निर्माण श्रमिकों ने स्वेच्छा से मेरी मदद की। हमने इसे डेक पर निकाला, कोने में स्थापित डेकिंग के संकीर्ण पुल को पार किया और मैं इसे नीचे रखने वाला था। आप इन्हें डॉली पर ले जाते हैं, जबकि हॉट टब स्पष्टीकरण के लिए इसके किनारे पर होता है। इसे बिछाना इतना कठिन नहीं है। आप इसे झुकाएं, इसे अपनी गोद में लाएं, इसे डॉली से सुरक्षित करने वाले पट्टे को पकड़ें और इसे डेक पर नीचे करें। यह बहुत नियंत्रित है और मैंने इसे हजारों बार किया है। हालांकि यह डेक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ठेकेदार इसे इसके किनारे पर छोड़ना चाहता था। खड़े होने पर इसे उतारना बहुत कठिन होता है क्योंकि डॉली 900 पाउंड के टब के नीचे होती है। लेकिन मैंने यह पहले भी किया है। मैंने उनसे कहा कि हमें डोली के एक तरफ के नीचे ब्लॉक लगाने होंगे, टब को झुकाना होगा और डोली को मुक्त करने के लिए पट्टियों को खोलना होगा ताकि इसे क्षेत्र से हटाया जा सके। फिर आप हॉट टब को पीछे झुकाएं, ब्लॉक हटाएं और फिर हॉट टब को डेक पर नीचे रखें। समस्या, डेक इतना चौड़ा नहीं था कि मैं इसे सुरक्षित रूप से कर सकूं। मैंने हॉट टब पर पट्टा खोला, ब्लॉकों को नीचे रखा और मैंने हॉट टब को झुकाया, लेकिन इससे मेरे पैर डेक के किनारे से 4 इंच ऊपर हो गए और मेरे पीछे हवा की 4 मंजिलों के अलावा कुछ भी नहीं था। हम एक तरफ की डोली को मुक्त करने में सक्षम थे, लेकिन दूसरी तरफ को नहीं। हॉट टब को मेरी ओर और अधिक झुकाना पड़ा। मैं हर किसी को रुकने के लिए कहता हूं और वे ऐसा करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई इसके साथ खिलवाड़ करे क्योंकि मुझे अपने पैरों को 5 इंच पीछे ले जाना था ताकि मेरी एडियां डेक से हट जाएं। मैं घबरा रहा हूं, लेकिन यह सब ठीक चल रहा है। मेरे दोनों तरफ एक निर्माण श्रमिक है जो टब को सहारा देने में मदद कर रहा है। 3 निर्माण श्रमिक डोली को मुक्त कर रहे हैं और एक बेकार श्रमिक पट्टे के साथ खेल रहा है जो टब को घर तक सुरक्षित करने जा रहा है ताकि हवा टब को उड़ा न दे। ऊपर हम डोली को मुक्त कराने से कुछ ही कदम दूर हैं कि डोली को मुक्त करने वाले निर्माण श्रमिकों में से एक अधीर हो जाता है और उसे डोली से हटाने के लिए टब के कोने पर लात मारता है। यह उसके लिए काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे लिए मैं अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं चिल्लाता हूं कि मैं गिर रहा हूं। मेरे बगल के 2 लोग टब का वजन उठाते हैं, लेकिन कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। मेरी भुजाएं पवन चक्की कर रही हैं। मैं डेक पर टिके रहने की भरसक कोशिश करते हुए लगभग 2 गुना पीछे की ओर झुक गया हूं। मैं अपनी आंख के कोने से नीचे के पत्थरों को देख सकता हूं। मैं गिर रहा हूं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप को जाता हुआ महसूस करता हूं। मैं गिर रहा हूं। मेरी एडियां मेरे नीचे से फिसल जाती हैं और कोई मुंह तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर अचानक
मैं आगे की ओर उड़ने लगता हूं। मेरी पीठ के निचले हिस्से के नीचे कुछ है और वह मुझे टब के निचले हिस्से में पटक रहा है। इससे पहले कि मुझे पता चले कि किस चीज ने मुझे बचाया, डोली को हटा दिया गया और टब मुझे गले लगाते हुए खड़ा हो गया। पट्टे से खेलने वाले बेकार आदमी ने पहले ही घर का एक छोर सुरक्षित कर लिया था। जब मैं गिरा तो पट्टा पहले से ही मेरे पीछे डेक से लटक रहा था। निर्माण श्रमिक ने अपनी पूरी ताकत से उसे कसकर खींचा, जिससे मैं गिर नहीं सका। वह उस उद्देश्य के लिए वहां नहीं था, लेकिन उसने उस दिन मेरी जान बचाई। अगर वह न होता तो मैं मर गया होता।